आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। और हमने इससे पहले जो एंड ऑफ बाइपोलरिटी देखा उसका एक कॉन्टेक्स्ट समझते हैं जिससे हमें कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर नाम समझ में आ जाए। तो हमने ये देखा था कि 1945 में किस तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई और एक कोल्ड वॉर का फेज शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यूएस और यूएसएसआर दो ही बड़ी पावर, बाइपोलर पूरा वर्ल्ड था और इनके बीच में कंपटीशन चल रहा था। तो इस कंपटीशन में यूएसएसआर क्या होता है, 1990 तक आते आते पूरी तरीके से हार जाता है। मतलब कि इंटरनल इतनी सारी टसल्स होती हैं कि जिसकी वजह से 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये 15 कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो पूरी दुनिया जो 1945 में टू वर्ल्ड्स में बट गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड, इसमें से सेकंड वर्ल्ड जो यूएसएसआर का वर्ल्ड है, यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिन्होंने वॉर्सो पैक्ट साइन किया था, वो एक तरीके से खत्म हो जाता है। और अब यहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री और यूएस यहां दिखने लगते हैं जिन्होंने नाटो बनाया था। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएस की हेगेमनी बढ़ जाती है, उसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और सिर्फ एक ही का कब्जा होता है, वो है यूएसए। लेकिन अब इसकी पावर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब कुछ नई नई पावर उभर के आती है, जैसे ईयू, जैसे आसियान, जैसे चाइना, जैसे कोरिया, जैसे कि जापान। इस तरीके से यूएस की पावर धीरे धीरे क्या होती है, बैलेंस होने लगती है। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जिस समय यूएसए था, ठीक है, यूएसए सोल पावर था, उस समय और बहुत सारी पावर्स का क्या होता है, धीरे 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 उनका भी ओरिजिन होता है और धीरे धीरे वो भी यूएसए को बीट करने लग जाती है। कंटेम्प्रेरी का मतलब जो एक ही समय का हो, ठीक है। तो यूएस के साथ की कौन कौन सी अब नई पावर सामने आएंगी यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, मेजर तीन इकोनॉमीज जो आपको यहाँ पर दिखेंगी जो यूएसए को, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें 1990s के दौर में यूएस को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था। यूएसएसआर ने कोशिश की यूएसए को टक्कर देने की और उसी के साथ वो शैटर हो गया। लेकिन अब नई ऐसी पावर आएंगी जो यूएस को टक्कर देने में कामयाब होगी, जैसे कि ईयू, यूरोपियन यूनियन। ये कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि देखो उस समय सिर्फ यूएसए बहुत ज्यादा पावरफुल था, कोई एक कंट्री यूएसए को बीट ही नहीं कर पा रही थी। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज मिलके जब आएंगी तब जाके वर्ल्ड में आपको सेकंड पावर दिखने लगेगी, वरना यूएसए के बराबर कोई पावर नहीं थी। तो उस समय ईयू आता है, यूरोपियन यूनियन। लेकिन मैं बता दूं कि यूरोपियन यूनियन यूएसए की मदद से ही बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये भी एक ग्रुप है, जितनी भी साउथ एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, उनका ये ग्रुप है। और उसके अलावा सोल एक पावर जो यूएसए के बराबर टक्कर में जो दिखती है, वो है चाइना। चाइना के राइज को हम पढ़ेंगे और ऐसा एस्टिमेशन है कि 2040 तक चाइना यूएसए को भी बीट कर दे। तो ये जो कंटेम्प्रेरी पावर है, मतलब यूएसए जो सिर्फ एक सुप्रीम अथॉरिटी था, कैसे और सारी पावर बनती है और वो एक थर्ड वर्ल्ड को बना लेती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस पावर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो एक तरीके से उस वर्ल्ड में धीरे धीरे उठना शुरू हुई और आज की एक बहुत बड़ी पावर है, वो है यूरोपियन यूनियन, ईयू। अब ईयू का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो बात उसी समय की है जब आपका 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, तो आपको पता है कि दो टीम्स के बीच में था, एलाइस और एक्सिस। तो एलाइस जीती थी और एलाइस में आपका फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था। ये क्या है? ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इसके अलावा आप बात करो तो एक्सेस में आपको मिल जाती है कई सारी और पावर, जो सारी की सारी मिला के, मतलब यूरोप में ही अपने अंदर क्या चल रही है, टसल चल रही है। तो 1945 में जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल चैटर पे थी। देखो यूरोप में एजुकेशन हमेशा से थी, तो एजुकेशन का स्तर तो यूरोप में बहुत ज्यादा अच्छा था, बाकी चीजें भी अच्छी थी, लेकिन इकोनॉमी शैटर होने लगी थी। और यूरोप को ये समझ में आने लगा था कि अगर जर्मनी और फ्रांस, अगर ये सब लड़ते रहेंगे, मतलब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल शैटर होती चली जाएगी और हम जो हमारा एक जमाने में नाम था वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री तो कम्युनिज्म में बिलीव करने वाली है, वो यूएसएसआर के साथ है, आप फर्स्ट चैप्टर देख लेना, वो यूएसएसआर के साथ में, तो कम्युनिज्म में वो ग्रोथ का नहीं सोचेंगे। लेकिन वही वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिन्होंने नाटो साइन किया है यूएसए के साथ में, वो अब ग्रोथ का यहाँ पर सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अब यूएसए उनकी
मदद करेगा ग्रो करने में, उन्होंने यूएसए से मदद मांगी। तो यूएसए भेजता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या है, यहाँ पे जॉर्ज मार्शल के अंदर यहाँ पूरा इकोनॉमी यूरोप की देखी जाती है कि किस तरीके से यूरोप को ग्रो कर सकते हैं। तो मार्शल प्लान के अंदर यहाँ पे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनती है, क्योंकि अकेले अकेले अगर सिंगल सिंगल इकोनॉमी, सिंगल सिंगल कंट्री ग्रो करेगी तो ना जाने कितने सारे साल लग जाएंगे और शायद यूरोप फिर से ग्रो ना कर पाए। तो अमेरिका ने लोन असिस्टेंस भी दिया, मतलब पैसे से भी मदद करी, पावर से भी मदद करी, और एक तरीके से एक मार्शल प्लान भेजा, और उसके अंदर इन्होंने ओईईसी बनाया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1948 में। और इसके अंदर अमेरिका ने समवॉट 13 बिलियन डॉलर की मदद की थी यूरोप की। और इसी के साथ में यूरोप ग्रो करना शुरू करता है, धीरे 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 करके सारे सेक्टर्स को कंट्री साथ में आती हैं। तो ओईईसी पेरिस कन्वेंशन में कई सारी कंट्रीज, समवॉट 16 से 18 कंट्रीज ने यूरोप की जो कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप की, क्योंकि अभी ईस्टर्न यूरोप को भूल जाओ, यूरोप दो पार्ट में बटा हुआ है, ईस्टर्न यूरोप अभी यूएसएसआर के साथ में जो कम्युनिज्म मॉडल पे ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप जो आपके यूएसए के साथ में है, और ये किस पे ग्रो कर रहा है, ये कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट मेकिंग पे ग्रो कर रहा है। तो धीरे से ओईसी बनता है, और इकोनॉमिक जितनी भी इश्यूज है, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, उन पे काम किया जाता है और धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश होती है। जब इस तरीके से 1948 में ओईसी बन जाता है, तो 1949 में इसी के साथ यूरोपियन काउंसिल भी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि पॉलिटिकली भी इन सभी कंट्रीज को मैनेज करना बहुत जरूरी था, और बहुत ही अच्छा प्लान जो है ये साबित होता है। ऐसा नहीं है कि सभी कंट्री आपस में लड़ गई, नहीं, सबका मन था तो ग्रो करते हैं, इसीलिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में 6 यूरोप की जो कंट्री थी, जैसे वेस्ट जर्मनी हो गया, क्योंकि ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास है, तो वेस्ट जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सारी कंट्री मिलके 1951 में एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पेरिस की ट्रिटी साइन करते हैं। और इस ट्रिटी में क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सारी कंट्री मिलके, तो 1951 अप्रैल में ये यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी बनाते हैं। और इसके अंदर ये जो 6 कंट्रीज हैं, ये अपने आप को साथ में मिलके ग्रो करना शुरू करती है। और धीरे धीरे इसी के फुटस्टेप पे 1957 में यहां पर रोम की ट्रिटी साइन होती है, जो इटली की कैपिटल है, और यही 6 कंट्री एक अपनी नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। क्योंकि ओईसी अभी अमेरिका ने असिस्ट किया हुआ था, तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। ईईसी 1957 में बनता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसके अंदर सभी यूरोपियन कंट्री जो है इसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। देखो, ओईसी बना, ओईसी के बाद अगर हम बात करें, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो काउंसिल के बाद नेक्स्ट स्टेप इसको ग्रो करने का था, वो खुद ही, मतलब सारी की सारी ये जो कंट्रीज मिलके वेस्ट यूरोपियन कंट्री अपने आप ही ग्रो करने की कोशिश करती है, तो ये ईईसी का फॉर्मेशन करती है। और ये जो ईईसी होता है, ये ट्रेड से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, आपके डिप्लोमेसी से लेकर, फॉरेन अफेयर से लेकर हर चीज को कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू करता है। और ये इतना ग्रो करता है कि अपनी पार्लियामेंट का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। 1973 में यूके भी इसको ज्वाइन कर लेता है, डेनमार्क भी ज्वाइन कर लेता है, ऐसा धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज जो है वो यहाँ पर इसको ज्वाइन करने लगती है। फिर इनके पास एक ही चैलेंज था कि भाई पूरे यूरोप को ग्रो करता है, तो सभी यूरोपियन कंट्रीज का होना जरूरी है। और उसी समय 1992 में यूएसएसआर डिसबैंड हो जाता है, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो सब भी फ्री हो जाती है। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री उनसे भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो, तो हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो हम सब फ्री ट्रेड करेंगे, मतलब आपस में ट्रेड बैरियर, टैक्सेस कम से कम कर देंगे, जिससे हम सभी ग्रो करें। तो इसी तरीके से 1992 में ईयू, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होता है, जहां ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री सभी मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकली इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनका अपना खुद का फ्लैग है, इनकी खुद की अपनी एक एंथम होती है, फाउंडिंग डेट होती है इनकी खुद की अपनी, करेंसी इनकी सिंगल करेंसी यूरो, मतलब जो भी ईयू का मेंबर है वो सब यूरो क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ये सब कुछ है इसके साथ में, बस एक ही कंट्री बनने से रह जाती है। एक नेशन को और स्ट्रांग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, तो ये बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाते हैं। बाकी ईयू एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन की तरह सामने आती है। जैसे ही ईयू का फॉर्मेशन होता है, ये अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी यूएसएसआर से टूट के ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री इनका पार्ट बनी हुई थी, तो वो बहुत रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए ईयू अपने अंदर न्यू मेंबर के लिए रिजर्वेशन भी लेके आती है। इसी के साथ जो ईयू है वो बहुत ही स्ट्रांग, मतलब वर्ल्ड में अगर यूएसए बहुत स्ट्रांग है, तो ईयू भी पॉलिटिकली,
इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आती है। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो वर्ल्ड के 2024 के अकॉर्डिंग 19 ट्रिलियन डॉलर अप्रॉक्स जीडीपी है इसकी, जो यूएस के बाद सेकंड नंबर पे बढ़ी है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रेड मार्केट, यूएसए से बड़ा ट्रेड मार्केट जो ईयू है, सारी कंट्रीज मिलकर शेयर करती है। तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हर जगह इनका क्या है, पार्टिसिपेशन है। और उसी के साथ में 2012 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था सभी कंट्रीज को। देखो 2020 में अगर हम बात करें लेटेस्ट, बिल्कुल तो ब्रेग्जिट हुआ, मतलब ब्रिटेन इससे आउट हो, तब भी इसमें मेंबर्स आज की अगर हम बात करें तो 27 मेंबर्स हैं जो ईयू के पूरे फुल फ्लेज पार्टिसिपेंट है। इवन पॉलिटिकली भी ईयू का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड। जैसे ईयू का एक मेंबर फ्रांस, ये क्या है, यूएन का परमानेंट मेंबर है। तो देखो यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां कोई भी डिसीजन लिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे तो यहाँ पर फ्रांस के पास वीटो पावर है। तो वो यूएस की पावर को क्या करता रहता है, बीच बीच में बैलेंस करता रहता है, चेक एंड बैलेंस हमेशा चलता रहता है। जब भी यूएस किसी भी डिसीजन पे होता है तो यहाँ पे ईयू उसके फैसले को इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे अगर हम यूएस की पोजीशन की बात करें ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में, तो वहां पर अगर यूएसए रेजिस्टेंस के साथ खड़ा हुआ है तो ईयू साथ में खड़ा हुआ है। क्यों? तो इससे क्या होता है, इनके बीच में पावर टसल है कि भाई पॉलिटिकली भी यहाँ पर ईयू स्ट्रांग है। और कई सारे ईयू के मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन में, तो वो भी इन्फ्लुएंस करते रहते हैं टाइम टू टाइम डिसीजन। इवन ईयू कभी भी मिलिट्री या कोहेशन में बिलीव नहीं करता, वो हमेशा बिलीव करता है कि डिप्लोमेसी, इकोनॉमिकली वो चाइना को, इवन इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बात करता है, ह्यूमन राइट्स पे बात करता है। तो वो हमेशा, जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये मिलिट्रीली किसी सिचुएशन को देखते हैं, पर ईयू हमेशा इकोनॉमिकली किसी सिचुएशन को देखता है। इस तरीके से ईयू कम करता है, इसीलिए वर्ल्ड में इसकी पावर जो है वो ज्यादा है। लेकिन यूएस के मुकाबले अभी भी ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि 2020 में पॉलिटिकली यहाँ पे थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हो गया। 2020 में जो ब्रिटेन है उसने ब्रेग्जिट ले लिया, मतलब यूएन ईयू से अलग हो गया, जिससे ईयू की पावर में थोड़ा तो क्या हुआ, डिसबैलेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन अगर मिलिट्रीली बात करें तो ईयू की आर्मी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है यूएसए के बाद। इवन वर्ल्ड का सेकंड बड़ा ईयू जो कंबाइंड, अगर हम सारी कंट्रीज की बात करें, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है सेकंड नंबर पे अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री पे। और उसी के साथ एक मेंबर जो फ्रांस है, वो एक तरीके से उसके पास कई सारे अरिसनल है, मतलब 335 यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ईयू का नाम आता है। तो मिलिट्री के लिए भी बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है। तो एक तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे हम कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर की बात करें कि यूएस का जो रोल बढ़ता चला जाता है, यहाँ एक और पावर धीरे से ऊपर उठ रही है और किस तरीके से वो यूएस को बीट करने के लिए ऊपर आती चली जा रही है। मतलब देखो, अगर सिर्फ यूएस का रोल रहेगा ना पूरे वर्ल्ड में, तो यूएस अपनी मनमानी ही चलाता रहेगा और इस मनमानी के चलते सिर्फ यूएस का डॉलर, यूएस का सिक्का सबसे ऊपर होगा और यूएस किसी की चलने ही नहीं देगा। लेकिन कंटेम्परेरी सेंटर्स होंगे और सारी पावर्स होंगी, जिससे कि जो यूएस की पावर है वो मिटिगेट होगी और जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से बैलेंस बना रहे। लेकिन अभी भी आप ईयू का नाम बहुत कम सुनते हैं, वो अभी भी बढ़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि ईयू की अपनी खुद की लिमिटेशंस है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हर कंट्री के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो उसको रोकती है, वैसे ही ईयू एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर भी कुछ ना कुछ टसल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ईयू में बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं, जैसे एक समय पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर अमेरिका की जो इराक पॉलिसी है उसके फेवर में थे, लेकिन फ्रांस और जर्मनी उसके अपोजिशन में थे। तो कई बार यूरोपियन यूनियन के अंदर ही बहुत सारी टसल्स हो जाती है, क्योंकि हर किसी कंट्री, देखो हर कंट्री अपने आप में इंडिविजुअली ट्रेड करती है, उसकी अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी पॉलिसीज है। तो उसके चक्कर में किसी के साथ वो फ्रेंडशिप अगर रख रही है तो क्या पता दूसरी कंट्री को उसके साथ फ्रेंडशिप ना हो, जिसकी वजह से रिलेशंस यहाँ पर क्या होते रहते हैं, हमेशा हिंडर होते रहते हैं। इवन यूरो को लेकर भी कई सारी कंट्रीज के मन में क्या है, एक्सपेक्टिक है कि मतलब कि हो सकता है कि यूरो को ही हम बड़ी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, किसी और जो यूरोपियन यूनियन में इतनी सारी कंट्रीज हैं, किसी और की करेंसी को थोड़ा और तवज्जो दी जाए। जैसे जब मैट्रिस ट्रीटी हुई थी, ये क्या है, जब 1992 में यूरोपियन यूनियन बना था, तो जिस ट्रीटी के अंदर बना था उसको मैट्रिस ट्रीटी कहा गया। तो उसके खिलाफ डेनमार्क और स्वीडन ने बोला, इवन यूरोप के अडॉप्शन के खिलाफ भी यहाँ पर बोला गया। तो कई बार ब्रिटेन के जो पीएम है
उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन दिखाया यूरोपियन मार्केट को लेके, इस तरीके की यहाँ पे टशल चलती रहती है। तो यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरीके से यूएसए के बराबर टक्कर देने के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है, लेकिन उसके साथ में उसमें भी अपनी आप से टशल चलती रहती हैं। अब हम कंटेम्प्रेरी सेंटर्स में सेकंड पावर की बात करेंगे, जो है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है? जैसे इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है, वैसे ही यहाँ साउथ ईस्ट एशिया है, जिसका पार्ट क्या है? आपकी कुछ 10 कंट्रीज है जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जैसे इंडिया कॉलोनी रहा है ब्रिटेन की, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी कई सारी यूरोपियन पावर्स आई और जापानीज पावर आई। तो जापान और यूरोप की कॉलोनी साउथ ईस्ट एशियन नेशन कई समय तक रहे। जैसे ये आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, वैसे इनके सामने बहुत सारे चैलेंज थे। देखो, जब कोई भी कंट्री किसी भी पावर से आजाद होती है, तो पहला चैलेंज जो उसके सामने होता है, जो इंडिया के सामने भी आया, वो था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि अब अपने नेशन को कैसे बनाया जाए। तो एक तरीके से कोई भी कॉलोनी जब किसी भी कंट्री पे रूल कर रही है, कॉलोनी बना रही है अपनी, तो वो क्या करती है? वो उसकी पूरी रिसोर्सेज को बर्बाद कर देती है, उसकी कल्चर को खत्म कर देती है। इवन इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम आई, वैसे ही आसियान में प्रॉब्लम थी। उनका कल्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, वो पॉवर्टी में थे। इवन उनके सामने क्या एक चैलेंज था कि उनको अब अपना नेशन कैसे बिल्ड करना है। और उसी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस समय उन सभी कंट्रीज ने फेस करी, वो ये थी क्योंकि यूएस और यूएसएसआर, ये दोनों ही, देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ज्यादा से ज्यादा कंट्री आजाद हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएस और यूएसएसआर की पावर बढ़ गई। और ये दोनों ही क्या करते? वॉर्शो पैक्ट के थ्रू यूएसएसआर अपने पावर को बढ़ाना चाहता, सभी कंट्रीज को अपने अंदर लेना चाहता था, और नेटो के थ्रू यूएस सबको अपने अंदर लेना चाहता था। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई। यहाँ पर भी क्या हुआ कि भैया यहाँ पर एक तरीके से यूएस और यूएसएसआर दाग लगाए बैठे हुए थे कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन को अपने अंदर कर ले। तो यहाँ पर उनको नॉन अलाइनमेंट एक तरीके से करना था, किसी के साथ नहीं होना था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। कोल्ड वॉर भी एक बड़ा चैलेंज लेके आया। फिर इसके बाद में लेकिन अपनी यूनिटी के लिए, क्योंकि ईयू यहाँ पे ग्रो कर रहा था और ईयू को आसियान देख भी रहा था, और एक तरीके से जब इनको ग्रो करना था, तो इनको भी एक बात समझ में आई कि अकेले अकेले ग्रो तो नहीं कर सकते हैं। तो कई सारी कंट्रीज की हेल्प लेकर, कई सारी मीटिंग करके, इवन इंडिया से भी पूछा गया, एक बैंडंग कॉन्फ्रेंस होती है, ऑनलाइन मोमेंट होता है, इंडिया से भी पूछा जाता है कि आप भी पार्ट बन के मतलब साथ में ग्रो करेंगे। तो इंडिया ने उस समय मना कर दिया, क्योंकि इंडिया भी उसी समय आजाद हुआ था और दोबारा वो किसी का पार्ट नहीं बनना चाहता, या किसी के साथ में वो अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा था, तो इंडिया ने मना कर दिया। तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई, या फिर अगर हम बात करें नॉन अलाइन मूवमेंट हुए, एक तरीके से ये फेल हो गए। तो उसके बाद सभी कंट्रीज ने 1967 में 5 कंट्री सामने आई, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, और इन 5 कंट्रीज ने 1967 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बनाया। इन्होंने कहा भाड़ में जाए भैया सब कुछ, अब हम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिससे कि एटलीस्ट हम तो ग्रो करें। तो इन्होंने 5 कंट्रीज ने मिलकर, और इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो इकोनॉमिक ग्रोथ था, क्योंकि भैया अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, अकेले अकेले इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाएंगे, अभी ही आजाद होकर आए हुए हैं, कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और उसके साथ में था कल्चरल डेवलपमेंट। देखो, अनलाइक ईयू के पास ऐसा नहीं था कि उनका कल्चर खराब हो गया था, उनके पास एजुकेशन ही नहीं थी, वो पूरा उनके पास बस एक तरीके से उनका ट्रेड शार्टर हो चुका था, उनके पास सिर्फ इकोनॉमिक तौर से वो बहुत ज्यादा क्या थे, तंगी में थे, और इसीलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। लेकिन आसियान के ऑब्जेक्टिव बहुत अलग थे। आसियान के ऑब्जेक्टिव पीस भी था, कि भाई एक तरीके से उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे कि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और कल्चरल डेवलपमेंट करना, क्योंकि उनका कल्चर बर्बाद हो चुका है। और उसी तरीके से उनके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट थे कि पीस लेके आनी है, ठीक है। और इसी के साथ में धीरे धीरे करके 5 और कंट्री आसियान में जुड़ती चली गई, जैसे ब्रुनेई, जैसे कि अगर हम बात करें लाओ पीडीआर, उस समय कंबोडिया हो गया। तो ये सारी भी 5 और कंट्रीज क्या है इसमें जुड़ी, और इसके साथ में ये 10 कंट्री का ग्रुप बन गया। आज भी ये 10 कंट्रीज का क्या है, ग्रुप है। देखो, ईयू की तरह बहुत ज्यादा सुपर नेशनल पावर नहीं बन रहा था यहाँ पर इनको अपने आप को क्या है धीरे धीरे ग्रो करना था। तो आसियान वे, इन्होंने अपने खुद का रास्ता बनाया, जिसमें एक तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही सही, लेकिन इनको कॉर्पोरेट करके साथ में आकर इनके ग्रो करने का सोचा, ठीक है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये जो इनकी प्लानिंग थी वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, और ये साथ में मिलके अच्छे से ग्रो करने लगे, तब इन्होंने सोचा कि अब ईयू की तरह थोड़ा इकोनॉमिकली
भी एडवांस हुआ जाए, तो 2003 में इन्होंने अपने कुछ पिलर्स बनाए। तो आसियान में 2003 में फॉर्म होती है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। एक तरीके से अपने आप को हर डायमेंशन में ग्रो करने के लिए, जैसे ईयू की ग्रोथ है, वैसे आसियान को भी अब ग्रो होना था। तो अगर आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने ये इसीलिए बनाई क्योंकि आसियान के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, इनके बीच में अगर कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, तो वो आर्म कन्फ्रंट्रेशन में ना बदल जाएगा, भाई एक दूसरे के खिलाफ आके खड़े ना हो जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मुद्दा यही है कि सारे मेंबर पीस से रहे, न्यूट्रल रहे, उसके साथ अपनी जो भी सोवरेनिटी है उनकी, मतलब कि उनके ऊपर कोई भी नहीं है, तो वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को भी हार्म ना पहुंचाए, ना किसी के मैटर में बोले, और साथ में मिलकर कॉपरेट करे, और डिस्प्यूट्स मतलब किसी की पर्सनल डिस्प्यूट में आपस में ये नहीं बोलेंगे। तो अगर हम बात करें ईयू, यूएसए, चाइना, जापान से बहुत छोटी इकोनॉमी है आसियान की, लेकिन तब भी आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी क्यों बनाई गई, जिससे कि उनके पास, वो सभी मेंबर के पास एक कॉमन मार्केट प्लेस हो, जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके, बेच सके, जिससे हर कोई खरीदे तो उसका क्या बढ़े, मार्केट बढ़े, और प्रोडक्शन बेस हो उनके बाद, कि भाई अगर जरूरत पड़ जाए मलेशिया में किसी चीज का प्रोडक्शन करने की और वहां से सामान ले जाके थाईलैंड में, तो वो कर सके। और इसी के साथ में अगर हम बात करें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, कि बाहर की कंट्री चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, कोई भी यहाँ पे आ सके और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर सके, जिससे उनको लेबर मिल जाए, जिससे उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो इस पर भी फोकस किया। तो चाइना और यूएसए ने कई सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया, इवन इंडिया के भी बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। इवन इसके साथ में अगर उनकी खुद की भी कोई डिस्प्यूट्स होती हैं, तो उनको भी सेटल करने का यहाँ पे आसियान में उन्होंने पूरा पार्ट रखा। इवन वो अपने आसपास के सभी एरिया की जितनी भी कंट्रीज है, उनकी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको खत्म करने का हमेशा जो है वो करते रहते हैं। जैसे कि आसियान ने एंड किया जो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, ईस्ट तिमोर की क्राइसिस चल रही थी, उसी के साथ में हमेशा जितनी भी कंट्रीज है वो अपने आपस में कॉपरेट करती रहे, ये हमेशा उनका जो है वो मेन एजेंडा रहता है। करंटली अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आसियान अपने ट्रेडिंग पार्टनर जैसे चाइना, इंडिया, इन सब के साथ क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमेशा ट्रेड पार्टनरशिप करता रहता है। इंडिया की बात करें तो जब आसियान बना हुआ था, इवन कोल्ड वॉर के समय पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इंडिया ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन करंटली इंडिया के कई सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो आसियान के साथ है। इवन अगर हम बात करें तो आसियान और इंडिया के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 2010 से चल रहे हैं। इवन आसियान एक ओनली रीजनल फोरम है एशिया में, जो सभी एशियन कंट्री को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहां पे वो अपनी बातों को डिस्कस कर सके, इवन ट्रेड को प्रमोट कर सके, कई सारी चीजें हैं। तो आसियान अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ यूएसएसआर पावरफुल है, जैसे ईयू बढ़ रहा है, वैसे ही रीजनल लेवल पे अगर हम बात करें तो आसियान भी कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है। तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स तो आ रहे हैं। अब हम कंटेम्प्रेरी सेंटर्स में तीसरी बड़ी पावर की बात करने जा रहे हैं, जो है चाइना। देखो यहाँ ईयू हो गया, आसियान हो गया, ये ग्रुप में ग्रो किया, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने एक तरीके से खुद को 1978 के बाद से बहुत ज्यादा खुद को ग्रो किया, और आज ऐसा माना जाता है कि 2040 तक चाइना यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा। तो यूएसए 1945 के बाद से जो एक बड़ी पावर की तरह उभरी, उसको भी चाइना पीछे छोड़ सकता है, ऐसा 2040 तक का एस्टिमेशन है। तो चलिए चाइना को समझते हैं। तो चाइना की जो पूरा का पूरा हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है कि ग्रोथ कैसे की जाती है। ताऊ में आके जल्दी जल्दी ग्रो नहीं किया जाता, एक समय लेकर सोच समझ के चीजें की जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो 1949 में, क्योंकि जो माओ जो थे चाइना के बहुत बड़े लीडर, जो बहुत सारे रिवॉल्यूशन, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लेके आते हैं चाइना में, और इसके बाद से 1949 में चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसका इंसेप्शन हो जाता है, मतलब कि स्टैब्लिश हो जाती है। अब इसके बाद से ही क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट मॉडल को फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो बना था वो यूएसएसआर के मॉडल को फॉलो करते हुए बना था, और चाइना को यूएसएसआर का सपोर्ट था। तो ऐसे ही अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए चाइना कम्युनिस्ट पाथ ही अपनाता है, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड के साथ क्या है, ओपन इकोनॉमी नहीं होगी, बाहर से कोई ट्रेड नहीं होगा, तो क्लोज इकोनॉमी होगी। इस तरीके का मॉडल जो है वो चाइना अपनाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, चाइना खुद ही सब कुछ अपने यहीं पे क्या करने लगता है, एक तरीके से प्रोड्यूस करने लगता है, और बाहर से अपने कॉन्टेक्ट को कट कर लेता है। और यहाँ क्योंकि वो किसके मॉडल पे चल रहा है, यूएसएसआर के, इसीलिए वो कोई भी चीज बाहर से नहीं खरीदेगा, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, मतलब इसी को क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री जब ना बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करती है,
कोई ट्रेड नहीं कर रही है बाहर की कंट्रीज के साथ में। तो ऐसा चाइना जो है वो शुरू करता है। तो धीरे-धीरे करके चाइना को ये रियलाइज़ होता है कि टेक्नोलॉजी को तो उसको खरीदनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के बिना वो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, या इंडस्ट्रीज़ में भी क्या करेगा? तो चाइना बाहर से टेक्नोलॉजी खरीद लेता था। लेकिन उसको एक बात यहाँ पर समझ में आई कि टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि आपके पास दूसरी करेंसीज़ होनी चाहिए वर्ल्ड की, जिसकी वजह से आप क्या करोगे? किसी भी सामान को खरीदोगे। तो यहाँ पर जब चाइना का कनेक्शन ही नहीं है किसी के साथ, तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज होगा भी नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो चाइना खुद को पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करता है। मतलब कार से लेके पिन से लेके हर चीज अब चाइना में ही प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन होगा, बाहर से कोई चीज खरीदने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से चाइना जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। धीरे धीरे चाइना जो अपने लोग, क्योंकि कम्युनिस्ट मॉडल पे चला था, कम्युनिस्ट मॉडल का मतलब क्या है कि प्राइवेट नहीं होगा लेकिन सोशल वेलफेयर की बात जरूर होगी, समाज में इक्वालिटी की बात होगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट अश्योर करता है अपने लोगों को। इसके साथ में ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। एज सच 5 से 6% एनुअल ग्रोथ पे चाइना पहुंच जाता है। लेकिन ग्रोथ के साथ में, मतलब यहाँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ भी होने लगती है। चाइना में 2 to 3% पॉपुलेशन राइज भी होने लगता है। अब पॉपुलेशन जितनी जितनी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। देखो, क्लोज इकोनॉमी है, उतनी ही रिसोर्सेज हैं, बाहर से आप कुछ ले नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर आपके पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इतना नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इतना नहीं है, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो धीरे धीरे अब चाइना की इकोनॉमी क्या होती चली जाएगी? चाइना क्राइसिस की कगार पे आ जाएगा। जैसे आपने यूएसएसआर का केस पढ़ा, पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा तो वो वीडियो आप एक बार देख लो, आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां पर क्या है कि यूएसएसआर का डाउनफॉल होने लगा, क्योंकि सब कुछ क्या था? क्लोज इकोनॉमी के अंदर था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर था। तो यहां पर भी सेम क्राइसिस आने लगे। लेकिन चाइना ने वो सेम क्राइसिस, मतलब यूएसएसआर वाली गलती नहीं करी। धीरे धीरे चाइना को रियलाइज हुआ कि अगर हम इसी मॉडल पे चलते रहे तो एक दिन यूएसएसआर की तरह हम भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो चाइना एक नया मॉडल लेके आता है। चाइना क्या करता है? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुद को क्या करता है? ग्रो करता है। तो 1970 से चाइना अपनी पॉलिसीज को चेंज करता है। सबसे पहले जो यूएसए के साथ उसकी थोड़ी राइवलरी चल रही थी, तो सबसे पहले ये करता है कि यूएसए क्योंकि वर्ल्ड पावर है तो उसके साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। तो 1972 में यूएस के साथ फ्रेंडशिप के अच्छे रिलेशनशिप बनाता है। और उसके बाद यहाँ के प्रीमियर जोन एलाई, मतलब एक तरीके से बात करूं तो एक बड़ा लीडर, वो क्या करती है? 4 मॉडर्नाइजेशन का क्या लेके आते हैं? पाथ लेके आते हैं। मतलब किन किन चीजों को मॉडर्नाइज करते हैं, वो 4 चीज को बताते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मिलिट्री और इंडस्ट्री। इन चीजों को ग्रो करने से चाइना ग्रो करेगा। और उसके बाद में क्या होता है? तो फाइनली 1978 में उस समय चाइना के जो लीडर थे देंग जियोपिंग, वो क्या लेके आते हैं? ओपन डोर पॉलिसी के चाइना को पूरी तरीके से ओपन कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे यूएसएसआर टूटा था, सबने बहुत जल्दी कैपिटलिज्म को अपना लिया था, डेमोक्रेसी को अपना लिया था, और शॉक थेरेपी आ गई थी। मतलब कि सारी कंट्री शटर होना शुरू कर गई थी। देखो, एकदम से सर्दी से गर्मी में जाओगे या गर्मी से सर्दी में जाओगे तो क्या होगा? बीमार तो पड़ोगे ना। ये एकदम से आप किसी चीज को अडॉप्ट नहीं करते, धीरे धीरे किसी चीज के। अगर पढ़ने की भी आदत है ना, तो एक दिन में 10 घंटे पढ़ के कभी भी महारथी नहीं बन जाओगे। धीरे धीरे 2 मिनट पढ़ो, 5 मिनट बढ़ाओ, 10 मिनट बढ़ाओ, फिर 1 घंटा बढ़ाओ। इस तरीके से अपने टाइम को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तो चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं की, वरना डाउन हो जाता। धीरे धीरे खुद को क्या किया? ग्रो किया। और इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप करते करते 1982 में उसने सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज किया। मतलब अब प्राइवेट लोग क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे कि ग्रोथ हो। और 1998 में अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट किया। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए चाइना से ये बात तो सीखनी चाहिए कि किस तरीके से आपको लाइफ में ग्रो करना है। एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। और इसी के साथ धीरे धीरे चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी लेके आए। व्हाट इज इकोनॉमिक जोन्स? इकोनॉमिक जोन का मतलब बेटा यहाँ पे ये होता है कि मतलब आपको बाहर की कंपनीज को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट करना है कि वो आपके यहाँ पे आए। तो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे डिस्काउंट लगा दोगे, या पर्टिकुलर एरिया पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दोगे, जिससे कि कंपनीज अट्रैक्ट होके आए और आपके यहाँ पे क्या करें? अपनी फैक्ट्रीज लगाए। इस तरीके से एक समय ऐसा है कि चाइना में एफडीआई बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, और आज की डेट में चाइना इतना ज्यादा ग्रो कर गया। लेकिन धीरे धीरे ही ये सारी चीजें हुई। चाइना ने अपनी जो
स्टेगनेंट इकोनॉमी थी उसको एकदम से बढ़ाना शुरू किया। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो 2001 में उसने WTO को भी क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन किया। और इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद में उसका वर्ल्ड ट्रेड मतलब आसियान के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, सब जगह इवन इंडिया के साथ ट्रेड क्या है बढ़ता चला गया इवन। लेकिन अगर हम बात करें कि चाइना की ग्रोथ सिर्फ एक एस्पेक्ट है, जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है वो एक सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी था कि वहां 100 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड भी थे और उसके साथ में फीमेल की वर्किंग कंडीशन बिल्कुल अच्छी थी। जैसे यूरोप में 18-19 सेंचुरी में जिस तरीके की कंडीशन फीमेल्स की होती थी, वैसे ही कंडीशन जो बैकवर्ड कंडीशन है वो चाइना में यहाँ पर अभी देखने को मिलती थी 20 सेंचुरी में। और इसी के बाद में जैसे ही किसी भी कंट्री, जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है सेम प्रॉब्लम आती है। तो चाइना में भी सेम प्रॉब्लम थी कि अर्बन और रूरल इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। पर इसी के साथ में रीजनली देखा जाए तो सिर्फ चाइना क्योंकि पावरफुल होता चला जाता है ऐसा नहीं है, रीजनल पावर भी बहुत सारी, जैसे आसियान भी बढ़ता चला जा रहा था जिससे कि उसकी पावर क्या हो, बैलेंस हो। जैसे कि अगर आज की बात करें तो चाइना का इन्फ्लुएंस जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आसियान जितनी भी कंट्रीज उनके साथ में बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इवन पूरे वर्ल्ड में जैसे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आगे चल के एक बड़ी पावर के तौर पे चाइना उभर के आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर किस तरीके से जो यूएस की पावर बढ़ती चली जा रही थी उसको मिटिगेट करने के लिए या उसके बराबर अब धीरे धीरे और पावर भी उठना शुरू हो रही है। तो अब पहले वर्ल्ड बाइपोलर बना, मतलब दो पावर थी, यूएस और यूएसएसआर, फिर यूनिपोलर बना मतलब यूएसए पावर, और अब वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गया है। और आज के डेट में 2025 में हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया भी अब कदम से कदम मिला के चल रहा है, इंडिया भी अब ग्रोथ पे है, मतलब इंडिया भी वर्ल्ड की वन ऑफ द मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। तो अब अगर हम इंडिया में रह के ये कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर पढ़ रहे हैं तो चलिए चाइना और इंडिया के रिलेशन भी देख लेते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशन को एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा समझते हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही क्या रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रेट पावर हमेशा से ही क्या है यहाँ पर रही है एशिया की, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मतलब वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के आने से पहले, कि जब तक कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का मतलब है कि वेस्टर्न पावर जब तक यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आई थी तब तक यहाँ पर ग्रेट पावर तो इंडिया और चाइना ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये दोनों ही बहुत ही बड़ी एम्पायर, जैसे चाइना की भी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, यहाँ पे भी डायनेस्टीज ने रूल किया है, जैसे मंगोलिया, कोरिया, ठीक है, इंडो चाइना, तिब्बत, ठीक है, इन अथॉरिटीज ने यहाँ पे रूल किया है। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में भी बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपना एम्पायर को क्या किया है, एक्सटेंड किया है, लेकिन इनका बहुत ही रेयर जो है साम्राज्य ओवरलैप हुआ है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज कभी भी एक दूसरे से क्या हो नहीं पाई, फेमिलियर नहीं हो पाई। लेकिन 20th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो दोनों ने ही एक दूसरे को कन्फ्रंट किया और इनकी फॉरेन पॉलिसीज में इसीलिए बड़ी सारी दिक्कत आई क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे का पार्ट नहीं थी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने जब अपनी इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से ले ली थी तो उसके बाद अगर यहाँ पर चाइना और इंडिया ने फॉरेन रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की तो शुरुआत में तो बड़े अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे चाइना का जो अग्रेशन था मतलब इंडियन बॉर्डर्स की तरफ बढ़ता चला गया क्योंकि चाइना को इंडियन बॉर्डर चाहिए था, तो उसकी तरफ बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, और इवन इनके जब चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया तब भी जैसे इंडिया का स्टैंड थोड़ा लीनियंट था तिब्बत की ओर, इसकी वजह से भी इंडिया चाइना के रिलेशन जो है बहुत ज्यादा खराब हुए 1950s के दौरान में, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तरीके से वॉर भी हुई और 1962 में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में हुई जिसमें जो चाइना है उसने क्या किया, टेरिटोरियल क्लेम किया अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश उसका है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है ही नहीं, तो इस तरीके से। और इसके अलावा क्या किया, अक्साई चीन वाला जो रीजन, मतलब अगर मैं यहाँ पे कश्मीर की बात करती हूँ, ठीक है, तो कश्मीर वाला जो अक्साई चीन वाला जो रीजन है वो चाइना ने अपनी ओर ले लिया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है हमारे टर्म्स भी खराब हुए, उसके साथ मिलिट्री ने मतलब दोनों कंट्री की मिलिट्री जो है आपस में भिड़ गई थी, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी दो कंट्रीज के मतलब आपसी डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब दो कंट्री के रिलेशन जो है बहुत ज्यादा खराब हुए, 1976 तक बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, ठीक है। धीरे धीरे हमने इंप्रूव भी किया क्योंकि देखो दो कंट्री जब एक कॉन्टिनेंट में रह रही है तो एक दूसरे की नेबर है और दो बड़ी पावर है, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। तो जब चाइना में भी क्या हुआ, पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हुई 70s के बाद में, तो चाइना की पॉलिसी जो है वो थोड़ी और प्रेगमेटिक हो गई, मतलब कि प्रैक्टिकल हो गई और आइडियोलॉजिकल थोड़ी सी कम रह गई। इसकी वजह से थोड़े हमने रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करी, इंडिया चाइना के रिलेशन जो बॉर्डर
बॉर्डर इश्यूज़ को हमने 1981 तक सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल अरुणाचल प्रदेश पे तो चाइना क्लेम नहीं कर पाया, लेकिन अक्साई चिन वाला जो एरिया है लद्दाख का, वो अभी भी चाइना के कंट्रोल में है। तो जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई, वैसे ही हमारे रिलेशन थोड़े और चेंज हुए, क्योंकि दोनों ही पावर क्या है, देखो यूएसएसआर जैसे ही खत्म हुआ तो यूएसए ज़रूर पावर था, लेकिन धीरे-धीरे और पावर्स जो हैं वो बढ़ती चली गई, और इस वजह से क्या हुआ कि यूएसए की पावर जो है वो मतलब अब सिर्फ होल सोल पावर यूएसए नहीं था, जिसकी वजह से भी और ज़्यादा थोड़े से चेंजेस जो है रिलेशनशिप में आए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1988 दिसंबर में जो राजीव गांधी हैं हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर, वो क्या गए, वो चाइना भी विजिट करके आए, जिससे कि इम्प्रूव हो हमारे और ज़्यादा रिलेशन, ठीक है, हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो, इवन पीस और ट्रंक्विलिटी ये आपस में मेंटेन हो, हम क्या करें, हम एक्सचेंज कर पाएँ, मतलब एक तरीके से बहुत सारे एग्रीमेंट हमने साइन किए, जैसे कि कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, हर चीज़ को एक्सचेंज कर पाएँ। अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर 1999 से 30% से हर साल में चाइना के साथ ट्रेड बढ़ा ही है इंडिया का। इवन जो हमारे बायलैटरल ट्रेड है, मतलब बायलैटरल का मतलब है दोनों साइड से ट्रेड होना दोनों कंट्री के, वो इंक्रीज हुए। जैसे अगर बात करें तो 1992 में कुछ वो $84 बिलियन था, जो $338 मिलियन हो गया था 2017 तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि भाई इंडिया चाइना के रिलेशन धीरे-धीरे एक दूसरे की चीज़ों में इंडिया और चाइना ने कोऑपरेट करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन चाइना हमेशा से ही क्या करता है कि इंडिया के इतने सपोर्ट में कभी भी नहीं रहा, जैसे पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा। तो जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से चाइना ने, देखो उस समय इनडायरेक्टली उसके ऊपर एक तरीके से रोक भी लगाई, और एक तरीके से हमने न्यूक्लियर पावर हम इसलिए भी बने क्योंकि हमें चाइना का थ्रेट था, इसीलिए हमें न्यूक्लियर पावर क्या है बनना था। क्योंकि चाइना हमेशा ही, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है भाई, कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर बना पाकिस्तान, वो चाइना की वजह से बना, क्योंकि चाइना के पास क्या है, चाइना के पास वीटो पावर है यूएन में, ठीक है। तो चाइना का जो मिलिट्री रिलेशन है बांग्लादेश से, इवन म्यांमार से, वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहे, जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, वन साइन ऑफ दिस इज दैट द टॉक टू रिजॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन हैव कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन एंड मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन इज इंक्रीजिंग, चाइना इंडिया लीडर ऑफन विजिट। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइना और इंडिया जो है वो आपस में क्या करते हैं कि भाई एक दूसरे के यहाँ पे विजिट करने की कोशिश की, जिससे कि उनके बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है, जो इतने खराब हो रहे हैं, वो सही हो जाए, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये बढ़ता चला गया, ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमीज बढ़नी शुरू हो गई, हमारे रिलेशन भी और ज़्यादा पॉजिटिव हुए। लेकिन इसके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे इंडिया चाइना की हमेशा से ही चलती आ रही है। इवन चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर बनना है उसकी वजह से भी इंडिया जो है उसको क्या है, थोड़ा सा एक तरीके से डिस्प्यूट बनी रहती है, क्योंकि चाइना के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एक टेररिस्ट हब है, और इसीलिए यहाँ पर चाइना और इंडिया के रिलेशन थोड़े से हमेशा मिक्स एंड मैच रहते हैं।